अब हमारे साथ हैं कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी, जो कैपिटल मार्केट से 25 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। और आइए उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय कितनी और तेज़ी बनेगी। और विकास जी ने सेल साइड का भी एक्सपीरियंस लिया है, इवन F&O का भी एक्सपीरियंस लिया है, और अब इस समय एक एज एन एंटरप्रेन्योर एक अपनी खुद की एक फर्म, और जहाँ पर वो पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो उनसे जानते हैं कि इस समय मार्केट में करना क्या चाहिए। विकास जी, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो ये बताइए, अब हम 20,000 के पार वापस निफ्टी पर, हालांकि निफ्टी ने अभी भी उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है जितना ब्रॉडर मार्केट ने दिखाया है। इस समय आपका कन्विक्शन क्या है? ज़्यादा लार्ज कैप्स को लेकर है या अभी भी मिड कैप्स में कन्विक्शन है? तनुज, बिल्कुल। आई थिंक हम जो है बाजार में काफी बुलिश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में जिस हिसाब से भारत की आर्थिक गति की दर, रिफॉर्म्स की दर और वेल बैलेंस ग्रोथ जो हो रही है, आई थिंक इंडिया, भारत एक सबसे बड़े अट्रैक्टिव मार्केट की तरह से उभर रहा है। जहां तक अपॉर्चुनिटी की बात है, मुझे लगता है ये हम मिड और स्मॉल कैप से देखने के बजाय और लार्ज कैप, मार्केट कैप देखने के बजाय हम गुड बिजनेस, गुड मैनेजमेंट, जो स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकते हैं, उस तरह को ज्यादा देखते हैं। ये बहुत ज्यादा एक बार देखा जाता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि देयर इज ऑलवेज सेक्टोरल रोटेशन व्हिच हैपेंस, मार्केट कैप रोटेशन व्हिच हैपेंस, एंड लार्ज कैप पिछले कुछ समय में थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था और मिड कैप, स्मॉल कैप ने ज्यादा रैली की थी। तो ये साइकिल तो चलती रहती है। पर इन जनरल आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टरली अर्निंग्स के नतीजे को देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कि एक्सपेक्टेशन को भी अर्निंग्स ने बीट किया है बाय ऑलमोस्ट 1%। सो वी हैड हाई एक्सपेक्टेशन, और ये क्वार्टरली वाई वाई ऑलमोस्ट 18% के आसपास भारतीय कंपनियों की निफ्टी लेवल पे अर्निंग ग्रोथ आई है, जो 1% एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो ये बहुत समय बाद हुआ है। तो ये दिखाता है कि एक किस तरह की ग्राउंड लेवल पे वाइड स्प्रेड एक्टिविटी जो कॉर्पोरेट नतीजों में भी दिख रही है। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है काफी समय तक चलती रहेगी। अर्निंग ग्रोथ ठीक है, लिक्विडिटी सिचुएशन ठीक है, और मुझे नहीं लगता वैल्यूएशन बहुत कोई आउट ऑफ द बैग का वैल्यूएशन एक फेयर रेंज में है। तो ऐसा जब सेटअप होता तो एक मुझे लगता है पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी अगले 3 से 5 साल तक बरकरार रहेगी। ओके, तो 3 से 5 साल के लिए पैसा बनाने की बरकरार रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग आपकी एक बहुत बड़ी थीम थी विकास जी, जिसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो पहले तो उस पर एक बात हो जाए कि यहाँ पर अभी भी आप उतने ही बुलिश हैं, और उसके अलावा कोई और थीम जो आपको अच्छी लग रही हो? मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कोई एक छोटी थीम नहीं है, ये एक डिकेडल ट्रेंड है जो हमने 2020 में आइडेंटिफाई किया था। और आप देखेंगे तो उस समय भी शायद काफी कम बिलीवर थे, पर वो आज एक अच्छे से उभर के आया। और मुझे लगता है भाई, ये जो थीम ने हमारा ऑलमोस्ट 45% CAGR का रिटर्न दिया, इसके बावजूद भी हमारा ये मानना है कि ये आने वाले 5 7 10 साल में बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर के आएगा। इसका कारण क्या है कि ये इंडिया में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो GDP है वो खाली 15-16% है, जो यहाँ से 25% तक जाने वाली है। दूसरी बात, जो China+1 को लेके, अभी तो मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी कोई आउटसोर्सिंग का ट्रेंड होता है तो 2-3 साल तो उसको शुरुआत होने में लग जाता है। तो ये मैं ये कहता हूँ कि IT जहाँ पे मिड 90s और लेट 90s में था, वहां पे अभी आज मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये तो एक बहुत बड़ी शुरुआत है। तो इसमें पैसा बनाने के तरीके अगले 10-12 साल में आएंगे। तो इसलिए इस पे नेगेटिव होने की और कॉशियस होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको कंपनी देखनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, वो सब काम करना पड़ेगा। बट स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो बहुत बहुत ही इम्पैक्ट है, इंटैक्ट है और रहेगा। ये आने वाले समय में और बेटर ही होने वाला है। जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है US और चाइना के बीच में, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को होता है। तो मुझे लगता है ये अच्छा आने वाले समय में भी चलते रहेगा। ओके, विकास जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैं आपके प्रीवियस कमेंट्स में आपके PSU बैंक्स पे आपके व्यू सुनता आया हूँ। एक बात जो उन्होंने कही थी कि जो टेक्नोलॉजी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो डेफिनेटली पे करेगा, और आप समझ लीजिए कि पोस्ट कोविड PSU बैंक्स ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया है। जिस प्रकार की अर्निंग्स उन्होंने पिछले 2 क्वार्टर्स में दी, जो NIMs दिए, जिस प्रकार के NPAs और ग्रॉस NPAs में डिक्लाइन है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ रही, अभी आपका कंडीशन क्या है? आई मीन इतना अच्छा पैसा बना, अभी भी आप कमिटेड है इस स्पेस में विकास जी? PSU बैंक्स में अभी तो एक मुझे लगता है रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है उसकी एक शुरुआत है। आप ऐसा देखिए कि PSU बैंक्स में 3 पहले प्रॉब्लम्स थी: एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, प्रोविजन हुआ, फिर हुआ
अपने गवर्नेंस को फिक्स किया, गवर्नमेंट्स ने बैंक्स को मर्ज किया, 4 बैंक्स बनी और उसमें अच्छे-अच्छे मैनेजमेंट टीम्स को लाया गया एंड सो वो चल रहा है। और तीसरा टेक्नोलॉजी, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर था। शायद 15 साल पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे थे, जो अभी प्लग एंड प्ले हो गया है। तो अभी हर पीएसयू बैंक्स ने अपने आप को टेक्नोलॉजी इनेबल कर लिया है। तो जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म होते जा रहा है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। और लास्टली जो कस्टमर बेस प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बैंक के पास है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, पीएनबी के पास 11 करोड़ कस्टमर, 10,000 ब्रांचेस है, जो लगभग एचडीएफसी बैंक जितना ही है। तो अब आप सोचिए, अगर आपके पास कस्टमर बेस और ब्रांच नेटवर्क है और आपके पास अगर मैनेजमेंट लेयर और गवर्नेंस फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी आ जाता है, आप वो ग्रोथ आराम से डिलीवर कर सकते हैं। जो आप अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे थे, वो वापस कंटिन्यू रखेंगे और बनाए रखेंगे और ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स अभी भी 17% 18% आरओई होने के बावजूद भी एक टाइम से बुक के नीचे चलती है। तो ये आने वाले समय में वो रीरेट होने वाली है काफी बैंक्स। तो हमारा कन्विक्शन अगले 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से इन पे पॉजिटिव है। ओके, 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पीएसयू बैंक्स पे विकास जी का अभी भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू है। 2 डिफेंसिव स्पेस जहाँ पे आप काफ़ी बुलिश रहे थे, आईटी और फार्मा में पैसा वहाँ अच्छा बन गया। लेकिन अगर मैं आईटी पे लौटूँ तो आपका झुकाव पिछली बार और उससे पहले की कमेंट्स में मिड कैप आईटी पे था विकास जी। मिड कैप आईटी ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, वीक और एक कमज़ोर 2-3 क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छा पैसा बना। पर्सिस्टेंट, केपीआईटी और कोफोज बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। क्या अभी एक प्रॉफिट्स को वहाँ लेने का वक्त है, क्योंकि थोड़ा कैचअप लार्ज कैप आईटी में विकास जी विजिबल है। मिड कैप आईटी के 2 बहुत स्वर्णिम क्वार्टर्स रहने के बाद इन टर्म्स ऑफ प्राइस, आपका व्यू इन प्राइसेस पे क्या है अब? मेरा मानना रहता है कि नेवर सेल योर विनर्स अर्ली। अगर पहली बात तो आईटी जो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, ये हमारा थोड़ा कॉन्ट्ररी व्यू है। सबको लगता है यूएस में रिसेशन की वजह से आईटी सेक्टर खराब हो जाएगा, हमें नहीं लगता है। आज भी ऑर्डर बुक्स का क्रिएशन अच्छा है। ऑफ कोर्स 1-2 क्वार्टर आगे पीछे कोई भी बिजनेस में होता है, इसमें भी होगा। पर अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो आईटी का एक्सपोर्ट भारत का 400 से 500 बिलियन की तरफ होने को जा रहा है। तो उसमें जो नई हर साइकिल में एक छोटी कंपनी बड़ी बनती है। 2009 से 10 9 से 15 के साइकिल में HCL Tech, Mindtree, LTI, LTTS got created. I think in this cycle also we think many mid and small cap companies will become 8x, 10x kind of thing from here. So idea is to remain invested in those companies, not to sell early on. अगर आप जल्दी खाली टेक्निकल कारणों से बेच देंगे तो आपकी एक बड़ी विनर आपसे हाथ से निकल जाती है। तो हम तो सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में ही बिलीव करते हैं। राइड योर विनर्स टिल द टाइम ग्रोथ कंटिन्यूज। ओके, ठीक है, ये हो गई बात निफ्टी आईटी की। विकास जी, आप अपने फंड में एक कुछ हिस्सा रखते हैं वो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर या अपॉर्चुनिटीज़ जो इस तरीके की आती हैं। इस समय आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में? कुछ ना कुछ तो देखते रहते हैं। आई वुड नॉट वांट टू कमेंट एनी स्टॉक स्पेसिफिक और एनी अपॉर्चुनिटी, बट आई थिंक यू अटेंड टू एनी एवरी अपॉर्चुनिटी व्हिच कम्स टू द मार्केट एंड व्हेन द रिस्क रिवॉर्ड इज इन फेवर वी सॉर्ट ऑफ अटेंड टू दैट। चलिए, मैंने कोशिश की थी लेकिन आपने क्लियर कर दिया, तो फिर मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। चलिए, एक स्पेशलिटी केमिकल्स में विकास जी अब इस समय क्या वापस एंट्री की जाए? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं इन स्टॉक्स को? आई थिंक पिछले 1 क्वार्टर में हमने काफी स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज खरीदी है, बिकॉज आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल में स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी करेक्शन हुआ है, लार्जली बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री करेक्शन एज द प्राइस करेक्शन। एंड इनकी वजह से पिछले 1-1.5 साल में इनके नतीजे काफी खराब रहे हैं। तो हमें लगता है वर्स्ट बिहाइंड है। और ऐसे मार्केट में जहां पे सब कुछ न्यू टाइम ऑल टाइम हाई है, एक कॉन्ट्रा सेक्टर में जहां पे आपको स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिख रही हो, खाली एक टेम्परेरी टेक्निकल कारणों से एक स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, तो एक वापस एंट्री करने का मौका मिलता है। तो हमने हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एंटर की है, जहां पे हमको लगता है अगले 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से 2 से 3 गुना पैसा बन सकता है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड जैसी एक सिचुएशन यहाँ पे बनी है। ओके, तो आपने कुछ पॉजिटिव कॉल्स ली हैं यहाँ पे केमिकल स्पेस में पिछले 2 क्वार्टर्स के डिप में। विकास जी, 1-2 स्पेस और जो कि थोड़ा सा पेनफुल दौर से बाहर निकल के आ रहे हैं, वो अर्निंग्स में इस बार की विजिबल भी था। जैसा कि आपने कॉल ली केमिकल्स में, वैसा डायग्नोस्टिक में कोई व्यू था आपका? डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा खासा एक स्विंग आया है, और हॉस्पिटल सेगमेंट में आपका कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू है? Healthcare, I mean, entire healthcare segment looks positive, which includes hospital and diagnostics. तो हमारे कुछ एक्सपोजर है, जो कुछ स्टॉक्स हम ओन करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जो हमें लगता है काफी प्रॉमिसिंग है।
जहाँ तक आपने बात डायग्नोस्टिक्स की, वो भी मुझे लगता है वहाँ पे एक प्राइस करेक्शन और सब काफ़ी जो माहौल था पिछले कुछ 1 डेढ़ साल का, वो सब करेक्शन हो गया है। तो यहाँ से थोड़ी प्राइसिंग भी इम्प्रूव हो रही है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी कम हो रही है। तो सेगमेंट एक अच्छे दौर से गुज़र रहा है, तो देखना चाहिए। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए।